Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss two more DSA questions which are very helpful for your TCS and QT exam. These problems are basically previous year questions. So if you are first visiting my YouTube channel, then please subscribe the channel. I already make two videos on TCS and QT coding questions, day 1 and day 2, and today is day 3. सो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली डीएससी की दो प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से इस प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से इन दोनों प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। यदि आपको लैंग्वेज से रिलेटेड कोई वेरियर है, लाइक आप पाइथन में कोड करते हैं, C++ में कोड करते हैं, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कोड उसी लैंग्वेज में प्रोवाइड करा देंगे। फिलहाल में हम जो कोड लिखने जा रहे हैं वो कोड हम जावा में लिखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है, बिफोर द आउटलुक ऑफ कोरोना वायरस टू द वर्ल्ड। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो जनरली स्टोरी बेस्ड प्रॉब्लम आती हैं, तो आपको स्टोरी को रीड करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपको वो प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करनी है। ओके, सो इसमें लिखा है, बिफोर द आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस टू द वर्ल्ड ए मीटिंग हैपेंड इन रूम इन वुहान। अ पर्सन हु अटेंडेड दैट मीटिंग हैड COVID-19 and no one in the room knew about it. So everyone started shaking hands with everyone else in the room as a gesture of respect, and after meeting, unfortunately, everyone got infected. Given the fact that any two persons shake hand exactly once, can you tell the total count of handshake happened in that meeting? बेसिकली जो प्रॉब्लम्स है, अगर जो आपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा तो ये वही तरीके की प्रॉब्लम है कि अगर जो एक क्लास में 15 स्टूडेंट हैं और वो आपस में हाथ मिलाते हैं, एक और दो स्टूडेंट आपस में एक बार ही हाथ मिलाते हैं, तो क्लास में टोटल कितने लोग हैंड शेक करेंगे। ठीक बिल्कुल उसी तरीके की प्रॉब्लम है, बस स्टोरी को बदल दिया गया है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आपको लेके चलते हैं डिजिटल बोर्ड पर। सबसे पहले आपको ये इनपुट दिखाते हैं कि यहाँ पे जो इनको इनपुट लेना है, इनपुट फॉर्मेट होने वाला है, फर्स्ट लाइन कंटेन नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। आपको फर्स्ट लाइन में जो इनपुट लेना है उसमें नंबर ऑफ टेस्ट केसेस होंगे, और दूसरी लाइन में ईच लाइन दैट कंटेन एन इंटीजर द टोटल नंबर ऑफ पीपल, और दूसरी लाइन में आपको एन इंटर करना है जो कि बेसिकली टोटल नंबर ऑफ पीपल होंगे उस मीटिंग के। ओके, आउटपुट आपको इस तरीके से देना है, प्रिंट द नंबर ऑफ हैंडशेक, मतलब कितने लोगों ने हैंडशेक किया, वो बस वही आउटपुट आपको देना है। आपका जो कंस्टेंट होने वाले हैं वो टेस्ट के हिसाब से आपके 1 से लेकर 1000 हो सकते हैं, और जो एन की जो संख्या होने वाली है वो 0 से लेकर 106 हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे 2 टेस्ट केसेस थे। फर्स्ट केसेस में केवल एक पर्सन था तो उसका आउटपुट 0 आया, क्योंकि एक आदमी अकेले तो हाथ मिलाएगा नहीं, तो आउटपुट 0। दूसरे हैंडशेक में 2 आदमी थे तो आउटपुट कितना आया, 1। तो चलिए इस प्रॉब्लम को पहले हम आपको आसानी से समझाते हैं कि इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए हम आपको डिजिटल बोर्ड का यूज करते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई पर्सन, सिनेरियो 1 में कोई एक पर्सन है। ओके, तो यहाँ पे एन की वैल्यू जो कितनी हो जाएगी, वो एन की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। ओके, तो एक पर्सन किसी से तो हाथ मिलाएगा नहीं, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 0। ओके, सपोज करो यहाँ पे 2 पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन ए बी, सॉरी, तो इन दोनों के बीच में टोटल हैंडशेक कितने होंगे, एक ही तो हैंडशेक हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया कि एग्जैक्टली वंस टाइम ही हैंडशेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, नंबर ऑफ पीपल हमारे कितने होने वाले हैं, नंबर ऑफ पीपल हमारे 2 हैं। जब 2 नंबर ऑफ पीपल है तो हैंडशेक को टोटल कितने हो रहे हैं, 1 हैंडशेक हो रहा है। ठीक, लेट सपोज यहाँ पे पीपल 4 हैं। ओके, ये 4 पीपल हैं, ए बी सी डी। ओके, ये मैंने मान लिया कि यहाँ पे 4 लोग हैं। ठीक है, तो 4 लोगों के बीच हैंडशेक कितने होंगे, मान लो ए ने बी से मिलाया, बी ने सी से मिलाया, सी ने डी से मिलाया और डी ने ए से मिलाया, तो टोटल 4 हो गए। अभी देखो ए और सी ने आपस में नहीं मिलाया, तो ए सी से मिलाएगा तो टोटल 5 हो गए। बी ने डी से नहीं मिलाया तो बी डी से मिलाएगा, तो हमारे टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल कितने थे, नंबर ऑफ पीपल थे हमारे 4। ठीक है, आउटपुट इसका कितना आएगा, इसका आउटपुट कितना आएगा, आउटपुट इसका आने वाला है, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे 6 लोगों ने हैंडशेक किया है। तो आप अगर जो प्रॉब्लम को समझ पा रहे होगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब एक पर्सन था तो हैंडशेक 0 थे, जब 2 पर्सन हुए तो हैंडशेक 1 हुआ,
जब 4% हुए तो हैंडशेक कितने हो गए, 6 हो गए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मेथड होता है n मल्टीप्लाई n-1 के अपॉन में 2। अब इसमें हम n की वैल्यू को रख देंगे तो टोटल नंबर पे हैंडशेक निकल आएंगे। जैसे हमें यहाँ पे हमने n की वैल्यू को 1 रखा, यहाँ पे भी n की वैल्यू को 1 रखा, तो 1 - 1 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0। दूसरे केस में नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 2, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2, तो 2 × 2 - 1, तो यानी कि 2 × 2, ओके, तो 2/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आउटपुट कितना आएगा, 1। तो यानी कि हमारा ये अप्रोच काम करेगा। अब n की वैल्यू हम 4 रखते हैं, तो यहाँ पे 4 रखें, 4 × 4 - 1, तो 3 हो जाएगा, तो 4 × 3 हो गया। 2 से 4 को काट देंगे, 2 × 2 = 4 और 2 × 3 कितना हो गया, 6, तो हमारा आउटपुट कितना आ जाएगा, 6 आएगा। तो हम इस अप्रोच से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलिए इसको कोड कर लेते हैं। आई होप आप आसानी से इस प्रॉब्लम को समझ गए होंगे। चलिए अब हम इस प्रॉब्लम को कोड करते हैं तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले हमको क्या है, एक क्लास बनानी है, क्लास थर्ड। ये बेसिकली हमारा डे 3 है। हम इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं, डे 1 और डे 2। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमने उन पूरे प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी, आप वहाँ से जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। और आपको इंटरफेस का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा TCS का कोड करते हुए, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है। तो ये हम जावा का सिंटेक्स लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ये जावा का सिंटेक्स होता है। यदि आप किसी भी लैंग्वेज में कोड कर रहे हैं तो आपको उस लैंग्वेज का बेसिक ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो आपका कंपाइलर होता है वो किसी भी प्रकार का सजेशन नहीं देगा, ओके। तो आपको पूरा कोड खुद से ही लिखना पड़ेगा, तो इसलिए मेक श्योर करें कि आपको उस लैंग्वेज के सारे बेसिक्स आते हों। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, लैंग्वेज से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो, जैसे आप पाइथन, जावास्क्रिप्ट या C++ में कोड करते हो, तो आप इसको सिंपल एक कमेंट करना है, मैं आपको उसी लैंग्वेज में कोड प्रोवाइड कर दूंगा। यदि वैसे भी आपको कोड खुद से लिखना चाहिए यदि आपको ये अप्रोच समझ में आ जाती है, ओके। तो चलिए जावा में कोड लिखते हैं। तो जावा में हमें इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास की ज़रूरत होती है, तो हम सबसे पहले स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। स्कैनर SC = न्यू स्कैनर system.in, ओके। तो हमने इस तरीके से स्कैनर क्लास, अब हमें स्कैनर क्लास को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो हमें स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट java.util.html। इससे क्या होता है, हमें जो जितनी भी रिक्वायरमेंट लाइब्रेरी में वो सारी इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। अब हमें सबसे पहले इनपुट किस फॉर्मेट में लेना है, सबसे पहले हमको इनपुट में द फर्स्ट लाइन कंटेन्स द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, ओके। तो हम सबसे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस ले लेते हैं, इंट टेस्ट केस = sc.nextInt। नेक्स्ट इज द फंक्शन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द टेकिंग इंटीजर इनपुट। तो हमने सबसे पहले टेस्ट केस को इनपुट कर लिया, ठीक है। अब जितने भी टेस्ट केस होंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा लूप चलने वाला है। दूसरा हम नंबर ऑफ पीपल इंटर करेंगे, ठीक है। तो जितने भी टेस्ट केसेस होंगे हमारा प्रोग्राम उतनी बार ही रन होगा, तो हम क्या करेंगे, एक लूप लगा देंगे, वाइल टेस्ट केस, ओके, टेस्ट केस इज ग्रेटर देन 0। जब तक टेस्ट केस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब तक हमें लूप को चलाना है। टेस्ट केस को हम -1 कर देंगे हर अप्रोच में, और हमको आउटपुट भी प्रिंट करना है, ठीक है। अब जैसे टेस्ट केस में हमको इनपुट लेना पड़ेगा, तो इंट नंबर ऑफ पीपल, इंट पीपल = sc.nextInt, ओके। ये नंबर ऑफ पीपल हमने इंटर करा लिए, उसके बाद हमें आउटपुट प्रिंट कर देना। सिंपल सा लॉजिक है। तो आउटपुट प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, एस आउट लगाएंगे। हमारी अप्रोच क्या थी, एक वेरिएबल डिक्लेयर करने से अच्छा कि हम सीधे एस आउट में ही कोड लिख लें। हमारी जो अप्रोच थी वो थी n, ठीक है। तो n हमारा यहाँ पे क्या है, प्यूपल, मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट में क्या था, n-1, तो यानी कि प्यूपल -1, ठीक है, और अपॉन में 2। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये ब्रैकेट आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा इस पूरे में, ठीक है। तो ये हमारी अप्रोच हो गई। तो इस तरीके से इसका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे टेस्ट केसेस हमने इंटर कराए, 2 टेस्ट केसेस इनपुट कराए, ठीक है। तो पहले टेस्ट केसेस में मान लो हमने इनपुट दिया 1 पीपल, तो हमारा आउटपुट कितना आ जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो आउटपुट हमारा कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। जब दूसरा, अब ये टेस्ट केस की वैल्यू 2 है, यहाँ पे आएगी टेस्ट केस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से 1 माइनस हो जाएगी तो 1 बचेगी, ओके। तो 1 यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या 1 ग्रेटर देन 0 है, तो हम पीपल की वैल्यू को फिर से पुट करेंगे। तो मान लो पीपल की वैल्यू को 2 लिया, अब यहाँ पे 2 × 2 - 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, तो ये 1 प्रिंट कर देगा। और उसके बाद टेस्ट केस माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 इज ग्रेटर देन 0, नॉट 0, तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सिंपल सा आपको कोड लिखना था। यहाँ पे हम SC
को क्लोज कर देते हैं। ओके, आई होप ये प्रॉब्लम आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। चलिए इस प्रॉब्लम को रन कर लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम को रन करने के लिए हम जाते हैं अपने TCS के फोल्डर में। उसके बाद हमको कंपाइल करना है। आपको कंपाइल करने के लिए जावा सी कमांड का यूज़ करना है, जावा सी। उसके बाद फाइल का नाम, तो फाइल का नाम हमारा third.java है। तो ये हमारी फाइल कंपाइल हो चुकी है और इसको रन करने के लिए जावा डॉट फाइल का नाम डॉट जावा। ओके, तो ये हमारी रन हो गई सक्सेसफुली। अब हमें सबसे पहले ये कोई भी मैसेज नहीं दे रहा है। अगर जो आपको वहाँ पे क्वेश्चन में दिया हो कि आपको मैसेज दिखाना है तभी आपको मैसेज दिखाना, वरना जैसे वो बोल लें वैसे ही कोड लिखो, क्योंकि अगर जो आप कुछ भी एक्स्ट्रा करते हैं ना तो वो एरर देने लगता है। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ टेस्ट केसेस मान लीजिए, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हमने 2 इंटर किए। फिर ये दोबारा में क्या है, एन की वैल्यू मांग रहा है, तो एन की वैल्यू मान लो हमने 1 इंटर की, तो 1 पे हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 0। तो देखो 0 आउटपुट आ गया। ओके, अब ये दोबारा से टेस्ट पीपल की वैल्यू मांग रहा है, तो हमने मान लो दोबारा से पीपल की वैल्यू 2 रखी, तो आउटपुट हमारा कितना आना चाहिए, 1। देखो आउटपुट मेरा 1 आ गया और प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो गया। हम फिर से रन करते हैं इसको। रन किया, अब की हम टेस्ट केस की वैल्यू देते हैं 1, ठीक है, और पीपल नंबर ऑफ पीपल देते हैं 4। तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो आउटपुट हमारा 6 आ रहा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आज की सेकेंड प्रॉब्लम पे चलते हैं। ओके, तो आज की जो सेकेंड प्रॉब्लम है वो इस तरीके से दी हुई है। गिवन एन एरिया ऑफ इंटीजर्स where every element appears even number of times, okay, except one element which appears odd number of times. Okay, write a program to find date occurring element. The elements must appear in pairs in the array, but there cannot be more than 2 consecutive occurrences of an element. Okay, तो बेसिकली प्रॉब्लम में ये दिया गया कि आपको एक एरे ऑफ एलिमेंट दिए जाएंगे, जिसमें क्या होगा, जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो ट्वाइस अकुरेंस होगी। केवल एक ही एक ऐसा एलिमेंट होगा जो आपको सिर्फ 1 टाइम अपीयर होगा। आपको उसी एलिमेंट को प्रिंट करना है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे 5 हमने एरे का साइज लिया है, ठीक है, और ये एरे के एलिमेंट है 2 2 3 1 1। तो इसमें देखो 2 टाइम अपीयर हुआ है और 1 भी 2 टाइम अपीयर हुआ है, और जो 3 जो है वो 1 टाइम अपीयर हुआ है, तो हमको 3 को ही प्रिंट कराना है। यही हमारा सिंपल सा टास्क है, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम बहुत सरल है। तो देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। अगर जो हम ब्रूट फोर्स की बात करें तो हम क्या करें, ब्रूट फोर्स में हम क्या कर सकते हैं। चलिए वो ब्रूट फोर्स में करने के लिए देखो हम लेके चलते हैं आपको यहाँ पे। ब्रूट फोर्स से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मान लो ये हमारा एरे है, ठीक है, 1 और 1 और 3 और 2 और 2। राइटिंग थोड़ी ख़राब है तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। तो इसमें ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या कर सकते हैं, एरे को, होल एरे को ट्रेवर्स कर लें और इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ इसको हेज सेट लिख ले लें और हेज मैप में, और इसको स्टोर कर लें। और उसके बाद हम हेज मैप में ये देखें कि इसकी अकुरेंस जो है वो 1 है, उसी एलिमेंट को आउटपुट में दे दें। एक तो ब्रूट फोर्स अप्रोच हो सकती है, ठीक है, और दूसरी अप्रोच हम इसमें बाइनरी सर्च भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स हमारे पेयर में दिए गए तो हम इसमें बाइनरी सर्च भी लगा सकते हैं। लेकिन हम सबसे इफिशियंट आपको बताने वाले हैं, जो आपको थोड़ी ट्रिकी लग सकती है लेकिन बहुत इफिशियंट एल्गोरिथम है। हम क्या करें कि हम एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, यदि आपने जब आप कोई भी लैंग्वेज को लर्न करते हैं तो मैथ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे और हो गया, एक्सोर हो गया, एंड हो गया, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो इस प्रॉब्लम को आपने पढ़ा होगा कि कोई भी नंबर, कोई भी एक नंबर का उसी नंबर के साथ अगर जो हम एक्सोर करा देते हैं तो हमें रिजल्ट 0 मिलता है, ठीक है। किसी भी नंबर का उसी नंबर से अगर जो हम एक्सोर करा दें तो हमको 0 मिलता है। जैसे एक नंबर जो 1 है उसकी बाइनरी क्या होती है, 0 और 1। ओके, इस 1 की भी बाइनरी क्या होगी, 0 और 1। अगर जो हम इन दोनों का एक्सोर करा दें तो एक्सोर में क्या होता है, जो सेम एलिमेंट होते हैं वो 0 हो जाते हैं, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 0 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से 2 और 2 का एक्सोर हो गया तब भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मान लो हमने 1 और 1 का एक्सोर कराया तो हमको 0 मिला, ठीक है। अब 0 की तो बाइनरी 0 ही हुई। ओके, अब 3 की बाइनरी क्या हुई, 1 और 1, ठीक है। तो हम इन दोनों का जब एक्सोर कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 और 0 है तो 1 ही मिलेगा, 1 और 0 है तो 1 ही मिलेगा, तो यानी कि हमको 3 मिला। अब हम इसकी इसका एक्सोर 2 से करा दें तो ये बाइनरी 3 की 1 और 1, 2 की बाइनरी क्या होगी, 1 और 0, ये 2 की बाइनरी हो गई। इन दोनों का एक्सोर हम जब कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 और 0 का 1, 1 और 1 का 0। ओके,
अब हम क्या करें, इसको 2 के साथ एक्सोर करा दें, किसका, इसका जो हमारा रिजल्टेंट है। तो हम 0 1 और 2 की बाइनरी क्या होती है 1 0। अब जब हम इन दोनों का एक्सोर कराएंगे तो हमको रिजल्टेंट क्या मिलेगा 1 और 1, जो कि किसके बराबर है, विच इज़ इक्वल टू डेसिमल नंबर 3। और हमारा आउटपुट भी क्या आना चाहिए 3। तो ये बहुत ही इफिशियंट एल्गोरिथम है। आई होप आपको ये एल्गोरिथम समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब इसको हम कोड कर लेते हैं और आपको समझा देते हैं किस तरीके से ये प्रॉब्लम होगी। तो कोड करने के लिए हम चलते हैं अपने VS कोड में। तो हम फिर से क्लास को बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको मैंने कर दिया था कमेंट आउट, ओके। अब हम फिर से यहाँ पे अपना कोड लिखते हैं, क्लास थर्ड पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग ARGS। सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले हमें स्कैनर क्लास बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमको इनपुट लेना है। स्कैनर S इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। और इस तरीके से सबसे पहले हमें एरे का साइज इनपुट करना है, इनपुट साइज ऑफ एरे। तो एरे का साइज इनपुट करने के लिए हमें क्या, एक वेरिएबल इंट n ले लिया मैंने, और sc डॉट नेक्स्ट इंट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग इंटीजर इनपुट। उसके बाद हम एक एरे को बना लेते हैं, इंट ARR इक्वल टू न्यू इंट। एरे का साइज हमारा क्या होने वाला है, n होने वाला है। इसके बाद हम एरे में एलिमेंट को इनपुट करेंगे। तो इनपुट करने के लिए हम फॉर लूप लगाएंगे, इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n तक चलने वाला है, और i प्लस प्लस। इससे हम एलिमेंट इनपुट ले लेंगे, AR i में क्या डालना है, sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो इस तरीके से हमारे एरे के एलिमेंट इनपुट होगा। इसके बाद हमको एक रिजल्टेंट लेना है, इंट RES में हमको क्या डाल देना है, ARR 0, ठीक है। ARR 0 में जो एलिमेंट है उसको डाल देना है। उसके बाद हमें लूप को ट्रेवर्स करना है। लूप को हमको कहाँ से ट्रेवर्स करना है, इंट i इक्वल टू 1 से, क्योंकि 0 वाला जो एलिमेंट है वो पहले हमने रिजल्टेंट में डाल दिया। तो हम एरे को कहाँ से चलाएंगे, 1 से चलाएंगे। कहाँ तक चलाएंगे, n तक चलाएंगे, ठीक है। और i प्लस प्लस कर देंगे। और रिजल्टेंट पे हमको क्या करना है, सिंपल सा रिजल्टेंट एक्सोर रिजल्टेंट इक्वल टू रिजल्टेंट एक्सोर ARR ऑफ i, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक आपको लिख देना है। और इसके बाद में आपको क्या कर देना है, आउटपुट प्रिंट कर देना है। इसके बाद आपको आउटपुट प्रिंट कर देना रेस। कि सिंपल सा लॉजिक था, बहुत ही आसान प्रॉब्लम थी। यदि आप बाकी के भी वीडियो देख लेते हो तो आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आने वाली हैं। sc डॉट क्लोज। तो चलिए इस प्रॉब्लम को रन कर लेते हैं। रन करने के लिए हम कमांड देंगे जावा सी। फाइल का नाम हमारी थर्ड डॉट जावा ही है, तो थर्ड डॉट जावा डाल के तो प्रोग्राम हमारा यहाँ पे कंपाइल हो गया। इसको रन करने के लिए जावा थर्ड डॉट जावा, तो प्रोग्राम ये हमारा रन भी हो गया। तो सबसे पहले हमें इंटीजर एरे साइज ऑफ एरे मान लिया 5 डाला मैंने। अब एरे के एलिमेंट इनपुट करने हैं, तो एरे के एलिमेंट हम यही इनपुट कर लेते हैं। पहले 2 2 3 1 1, तो पहला 2 हो गया, दूसरा 2 हो गया, तीसरा 3 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 1 हो गया। आउटपुट हमारा कितना आना चाहिए 3। देखो आउटपुट हमारा कितना आ गया 3। यहाँ पे मैं इसे दिखाने के लिए आपको कर देते हैं, क्योंकि आपको शो नहीं हो रहा होगा रिजल्ट। अब इस चलिए प्रॉब्लम को फिर से रन कर लेता हूँ दूसरे इनपुट के लिए। अब दूसरे इनपुट में हमारा जो एरे का साइज है वो कितना है 7 है, तो हम यहाँ पे 7 को इनपुट कर देते हैं। अब एरे के एलिमेंट क्या है, 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 4। आउटपुट हमारा क्या होना चाहिए, देखो 3 आ गया, ठीक है, क्योंकि इस एरे में भी एलिमेंट 3 ही था। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप बाइनरी सर्च भी लगा सकते थे, वो भी इफिशियंट है, ठीक है। लेकिन ये जो एल्गोरिथम है कुछ ज़्यादा इफिशियंट है, कोड भी उतना नहीं लिखना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में भी आ गई होगी। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझ सकें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको जो भी मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ आपको पूरी प्लेलिस्ट एग्जाम से पहले देख लेनी है, आपकी बहुत है ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तब तक आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से कल। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।